हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। चलिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहां हमने पहले छोड़ा था। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था काली कोठरी की घटना। ठीक है, आप सभी ने आई होप कि उस क्लास को लिया होगा और अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लासी का युद्ध। याद रखिएगा, जो काली कोठरी की घटना घटित हुई थी उसी से रिलेटेड है प्लासी का युद्ध और उसी से रिलेटेड है बक्सर का युद्ध। आज की क्लास में हम प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये दोनों ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को अटेम्प्ट करेंगे, तो कोई कहीं भी ना जाए, सभी जल्दी से क्लास में आ जाइए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको आपका डाउट ज़रूर क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लासी का युद्ध। इससे पहले की क्लास हमने काल कोठरी की घटना देखी थी। थोड़ा सा उसे रिवाइज करते हैं ताकि जिन बच्चों ने क्लास लिया है उनका एक बार रिवाइज हो जाए और जब हम इसके बारे में पढ़ें तो थोड़ा सा चीज़ें समझ में आए। और जिन्होंने क्लास नहीं लिया है उन्हें भी थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि हमने पिछली क्लास में क्या लिया था, क्या किया था। ठीक है, बट इस क्लास को लेने के बाद जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो लोग पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो ये आप याद रखिएगा, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, इसी से पहले की बात है, थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं। काल कोठरी की घटना जो हमने पढ़ी थी वो हुई थी 23 जून 1756 को। ठीक है, 1756 को सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बने थे, 1756 में ही वो बंगाल के नवाब बने थे। उनसे पहले उनके नाना जी अलवर्दी खां थे बंगाल के नवाब। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनका स्थान इन्होंने लिया, ये बंगाल के नवाब बने। ये वही वक्त था जिस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उसी दौरान फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध चल रहा था। तो क्या कर रहे थे, जो फ्रांसीसी थे भारत में, उन्होंने जो अपनी कोठियाँ स्थापित की थी उसकी किलेबंदी करने लगे, और जो अंग्रेज थे वो भारत में जो उन्होंने अपनी कोठियाँ लगाई थी उसकी किलेबंदी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब बने तो उन्होंने क्या किया, कलकत्ता को अपने अंडर में ले लिया। अब जब अंग्रेज कलकत्ता में विलियम फोर्ड की किलेबंदी करने लगे तब ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई और उन्होंने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और वो किलेबंदी करते रहे। इसी से नाराज़ होकर के सिराजुद्दौला ने क्या किया, 15 जून को एक युद्ध छेड़ दिया, 15 जून 1756 को। और उस युद्ध में कुछ अंग्रेजों को उन्होंने खदेड़ दिया और कुछ को उन्होंने बंदी बना लिया। जिन्हें बंदी बनाया उन्हें क्या किया, 20 जून को एक 18 बाई 14 फीट की छोटे से रूम में, या उसे हम छोटी सी कोठरी कह सकते हैं, जिसमें 146 लोगों को बंद कर दिया था। किसने, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को, 146 अंग्रेजों को एक 18 बाई 14 फीट की कोठरी में बंद कर दिया और उसे खोला 23 जून 1756 को। 3 दिन बाद जब ये कोठरी खोली गई तो उसमें से 23 लोग जिंदा थे और 123 लोग मर चुके थे। ठीक है, 123 ये लोग मर चुके थे और 23 इसमें जिंदा थे, जिसमें से एक व्यक्ति जिंदा बचा था, हॉलवेल। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, इनमें से एक व्यक्ति था हॉलवेल जो जिंदा बच गया था। इसने इस पूरी काल कोठरी की घटना के बारे में अंग्रेजों को बताया जा करके, और साथ ही एक किताब लिखी, अलाइव द वंडर। जब इस बात का पता रॉबर्ट क्लाइव को चला, जैसा मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने अपना भारत में मुख्यालय बनाया था, मद्रास को, मुंबई को और कलकत्ता को। तो जो मुंबई में था मुख्यालय, वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव थे। जब उन्हें ये बात पता चली तब वो बदला लेना चाहते थे और बदले के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी नौसेना तैयार की।
कि आप बदला लेंगे, सिराजुद्दौला के साथ अब लड़ाई होगी। लेकिन सिराजुद्दौला को पता था कि अगर अब लड़ाई हुई तो काफ़ी नुकसान होगा, तो वो संधि चाहते थे। तो इसलिए 9 फरवरी को संधि तो हो गई, 9 फरवरी 1756 को एक संधि हुई जिसमें सिराजुद्दौला ने विलियम फोर्ड उनको वापस दे दिया। संधि तो हो गई, लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव अभी भी संतुष्ट नहीं थे। साथ ही आतंक मचाना उन्होंने शुरू कर दिया, जो बात सिराजुद्दौला को भी पसंद नहीं आई। तो इसीलिए अब एक युद्ध की तैयारी शुरू हुई, प्लासी का युद्ध, जो कि एक प्लासी नाम के स्थान पर युद्ध हुआ। एक्चुअली में ये युद्ध हुआ ही नहीं था, ये एक षड्यंत्र था। अब रॉबर्ट क्लाइव चाहते थे कि युद्ध हो, उन्होंने अपनी नौसेना बुलाई ही युद्ध के लिए थी, लेकिन संधि हो गई इसलिए वो युद्ध कर नहीं पाए थे, पर अब वो युद्ध चाहते थे। सिराजुद्दौला को अभी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, तो वो भी अब युद्ध करना चाहते थे। अब युद्ध की तैयारी होती है। इस युद्ध में मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादा सेनाएं थी वो थी सिराजुद्दौला की। बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला हैं उनके पास ज़्यादा सेनाएं थी, और जबकि अंग्रेज़ों के पास बहुत कम सेनाएं थी। यानी जीत के पूरे चांस थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास, लेकिन हार गए सिराजुद्दौला। इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न था षड्यंत्र। यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र कैसे रचा गया कि सिराजुद्दौला के अपने ही लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया, उनके साथ धोखा किया। ठीक है, कैसे? जब युद्ध होने वाला था, अंग्रेज़ों को पता था कि सिराजुद्दौला के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेनाएं हैं, तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाने का प्लान किया। और उन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला के कुछ अपने ही ऐसे लोगों को अपनी साइड करने की कोशिश की, जो लोग कि उनके साथ विश्वासघात कर सकें सिराजुद्दौला के साथ। इसी के साथ अंग्रेज़ों ने जब छानबीन की तो उन्हें एक व्यक्ति मिला, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र मालूम है कौन था? मीर जाफ़र जो है ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र। लेकिन मीर जाफ़र चाहता था कि बंगाल का नवाब वो बन जाए। अब इस बात का पता जब अंग्रेज़ों को चला, तब अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को लालच दिया कि अगर तुम अपने बंगाल के नवाब के साथ धोखा करते हो तो हम तुम्हें जो है बंगाल का नवाब बना देंगे, अगर आप इसे हरा देते हो तो। इस लालच में आकर के मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो अलवर्दी खां हैं उनकी 3 बेटियां थी। सिराजुद्दौला कौन है? अलवर्दी खां के बेटी के पुत्र हैं ना, उनकी जो सबसे छोटी बेटी है उनके पुत्र हैं। अलवर्दी खां की टोटल 3 बेटियां थी, जिसमें से उनकी एक मासी थी घसीटी बेगम, ये इनकी मासी थी। ठीक है, अब ये भी इनसे नफरत करती थी क्योंकि घसीटी बेगम स्वयं चाहती थी कि वो बंगाल पर शासन करें। इसके अलावा उनकी एक और बेटी थी जिनका पुत्र था शौकत अली खान। ठीक है, शौकत अली खान ये इनकी दूसरी वाली मौसी का पुत्र था। तो ये चाहते थे कि भाई सिराजुद्दौला क्यों बंगाल का नवाब बना है, अगर ये बना है तो हमारा भी उतना ही हक है, हम क्यों ना बंगाल के नवाब बने। तो इन सभी के दिल में कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के खिलाफ आग थी, और जब अंग्रेज़ों ने इन्हें किसी न किसी चीज़ का लालच दिया, तब ये लोग लालच में आकर के इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया। और फिर होता क्या है, 23 जून 1757 को प्लासी में ये सभी एक दूसरे के सामने आते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए कि युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है। एक तरफ है इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब हैं। ठीक है, और इनका नेतृत्व करने वाले कौन हैं? इनकी तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं इनके विश्वसनीय सेनापति मीर जाफ़र, जो इनके साथ धोखा कर जाते हैं। मीर जाफ़र सेनापति। इसके अलावा दूसरे हैं मीर मदान, और तीसरा है मोहन लाल। ठीक है, ये इनके विश्वसनीय सेनापति थे सिराजुद्दौला की तरफ से, जो कि नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला बंगाल नवाब के
तरफ से नेतृत्व करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो याद रखिएगा। वहीं दूसरी ओर आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया, तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही तो चाहते थे ना कि युद्ध हो, अपनी नौसेना लेकर के आए थे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव, इधर से रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे नेतृत्व और इधर ये तीनों नेतृत्व कर रहे थे। सिराजुद्दौला की ज़्यादा सेना थी, इनके पास कम सेनाएं थी, लेकिन एक षड्यंत्र रचा ईस्ट इंडिया कंपनी ने और इस षड्यंत्र के जरिए सिराजुद्दौला की हार हो गई। होता क्या है, 23 जून 1757 को प्लासी नाम की जगह पर ये सारे एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे के सामने आकर खड़े होते हैं तभी क्या होता है कि सिराजुद्दौला की जितनी भी सेना होती है उसकी सारी सेनाएं मीर जाफ़र के कहने पर अंग्रेज़ों के साइड में चली जाती है, ठीक है। और इसी तरह से इनकी खुद की मासी जी घसीटी बेगम और दूसरी वाली मासी का बेटा शौकत अली खान, इसके अलावा राय दुर्लभ जो इनके सेनापति थे, इसके साथ ही कुछ और भी व्यक्ति थे जो इनके अपने थे लेकिन इनके खिलाफ चले गए। अंग्रेज़ों के साथ जाकर के इन्होंने हाथ मिला लिया किसी ना किसी चीज़ के लालच में आकर के। और इसी के साथ प्लासी में एक्चुअली में कोई युद्ध हुआ ही नहीं। डायरेक्ट क्या हुआ कि युद्ध के लिए हमने सामने सेनाएं आई लेकिन युद्ध नहीं हुआ, डायरेक्ट सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया और इन्हें मार दिया गया। सिराजुद्दौला के साथ साथ इस युद्ध में जो मरे थे वो थे मीर मदान और मोहन लाल। ये इनके विश्वसनीय सेनापति थे, इन्होंने धोखा नहीं किया था। ये सिराजुद्दौला के साथ थे तो सिराजुद्दौला, मीर मदान और मोहन लाल की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और कोई युद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी घटना प्लासी का युद्ध। याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था, जो कि एक्चुअली में युद्ध हुआ ही नहीं था। यह एक षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र को रचा था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे लोगों की खोज की जो सिराजुद्दौला के खिलाफ जा सकें और इनके खिलाफ जाने वाले थे मीर जाफ़र जो इनके विश्वसनीय सेनापति थे, लेकिन वो बंगाल के नवाब बनना चाहते थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें लालच दिया तो लालच में आकर के सिराजुद्दौला के खिलाफ चले गए। इनकी मासी घसीटी बेगम और शौकत अली खान, राय दुर्लभ, ये सभी लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ जाकर के इन्हें हरा दिया, ठीक है। तो यही होता है प्लासी का युद्ध अब समाप्त। हार गए सिराजुद्दौला। इसके बाद क्या होता है, जैसा कि अंग्रेजों ने मीर जाफ़र से वादा किया था कि अगर हम जीत जाते हैं तो बंगाल का नवाब तुम्हें बनाएंगे, तो अब मीर जाफ़र जो है ये बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। तो यहीं पर होती है बात कि ये बंगाल के नवाब बन गए। अब आगे क्या होता है, ये कंप्लीट कर लिया हमने प्लासी का युद्ध। जब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनता है तब मीर जाफ़र इस युद्ध के लिए काफ़ी सारे पैसे देता है अंग्रेज़ों को, साथ में कुछ क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है अंग्रेज़ों को। देता क्या है, अंग्रेज़ खुद ही ले लेते हैं। साथ में मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली भी कहा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीर जाफ़र अब बन गया बंगाल का नवाब, ठीक है। बंगाल का नवाब तो भले ही बन गया, लेकिन अपने मन से ये कोई भी काम बंगाल में कर नहीं पाता था। अंग्रेज जब चाहते थे आकर के इसे लूट कर चले जाते थे, जितना चाहे पैसा यहाँ से ले जाते थे। साथ में इसने कुछ क्षेत्र के लिए मुक्त व्यापार करने का भी अनुमति देती थी। इसे जो है रॉबर्ट क्लाइव का गधा या फिर रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली भी कहते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली इसे कहते हैं या फिर इसे इसका गधा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने मन से कोई काम नहीं करता था, सारा कुछ रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर ही किया करता था। अब बहुत ज़्यादा जब इसे तंग करने लग गए ये लोग, जब चाहे इसे लूट कर चले जाते, जब चाहे जितना मर्जी पैसा यहाँ से लेकर के जाने लगे, तो इसे भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय तक तो ये चुप रहा, लेकिन कुछ समय बाद इसने थोड़ा सा बोलना स्टार्ट किया और जैसे ही इसके खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इसने थोड़ा सा भी बात घुमाई या नहीं मानी बात, तब क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन्होंने मीर जाफ़र की जगह पर अब बंगाल का नवाब बना दिया मीर कासिम को, ठीक है।
जैसे ही मीर जाफर ने थोड़ा सा आक्रोश किया तो बंगाल का नवाब अब बन गए मीर कासिम। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब तक हम बात कर रहे थे प्लासी के युद्ध की, लेकिन अब हम जब मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा अब बक्सर का युद्ध, ठीक है। यानी अब हम इसके साथ ही पढ़ने जा रहे हैं बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध आपको समझ आ गया, छोटी सी कहानी थी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध कैसे होता है देखिए। बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया गया, क्लियर। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बने तो ये रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली बनना नहीं चाहते थे। वो बिल्कुल भी रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली बन करके रहना नहीं पसंद करते थे। इसलिए मीर कासिम ने क्या किया, कुछ सुधार किए भारत में, बंगाल क्षेत्र में कुछ सुधार किए। इसने क्या किया, वहाँ की राजधानी बदल करके मुर्शिदाबाद कर दी, ठीक है। इसके अलावा मीर कासिम ने क्या किया, टैक्स में सुधार किया। टैक्स के लिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो आप लोग मुक्त व्यापार कर रहे हैं बंगाल में, अब से आप लोग भी टैक्स देंगे, क्योंकि बंगाल से कोई भारतीय अगर व्यापार करता था तो वो टैक्स दे करके व्यापार करता था। लेकिन अंग्रेज़ों को, आपको याद होगा कि जब मैंने फर्रुखसियर के बारे में बताया था, जब मुग़ल बादशाह हमारे फर्रुखसियर थे, उन्होंने एक फरमान सुनाया था जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को क्या किया था, बंगाल में मुक्त व्यापार करने की इजाज़त दे दी थी। इसीलिए अंग्रेज क्या करते थे, बंगाल में मुक्त व्यापार कर रहे थे, जबकि जो भारतीय थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब मीर कासिम बंगाल के नवाब बने तो इन्होंने कहा कि आप जो है बंगाल में मुक्त व्यापार नहीं करेंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तब अंग्रेज क्या करते हैं, वो बात उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम तो सिर्फ बंगाल क्षेत्र के एक छोटे से नवाब हो, हमें तो मुग़ल बादशाह ने ये इजाज़त दी है कि हम बंगाल में मुक्त व्यापार करेंगे, ठीक है। तो मीर कासिम ने क्या कहा कि ठीक है आप मुक्त व्यापार करिए, लेकिन जो भारत के लोग हैं ये लोग भी फिर टैक्स नहीं देंगे, इन लोगों को भी फिर मुक्त व्यापार करने की हम इजाज़त देते हैं। ये बात कही। इसी के साथ और भी राजस्व के मामले में इन्होंने कई सुधार किए, ठीक है। अब बात क्या आती है कि इन्होंने बिहार में आक्रमण कर दिया। कब किया था, 63 में, ठीक है। 1763 में मीर कासिम बिहार में आक्रमण कर देते हैं और इस आक्रमण के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर से ऊपर पानी जाने लगा। वो मीर कासिम की इन हरकतों को नहीं देख सकते थे। उन्होंने क्या किया, वापस से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम जिन्हें इन्होंने बनाया था ये काफ़ी जो है बदलाव कर रहा था, जिससे कि इसे वापस हटा दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली ये नहीं बन सका तो इसे हटा दिया गया और फिर दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। अब जब मीर कासिम को उसके पद से हटाया गया, अब ये बात मीर कासिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब वो चाहता था बदला। अब यही बदला जो मीर कासिम लेते हैं अंग्रेज़ों से, लेकिन हार जाते हैं, पर इस बदले में जो युद्ध होता है उसे ही कहते हैं बक्सर का युद्ध, जो कि बक्सर नाम के जगह पर होता है, ठीक है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल थे। अब जो बक्सर का युद्ध होता है ये होता है अंग्रेज़ों और साथ में मीर कासिम के साथ, ठीक है। मीर कासिम की तरफ से जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उसमें शामिल थे मीर कासिम। अब मीर कासिम अकेले तो अंग्रेजों से ये लड़ नहीं सकते थे, तो लड़ने के लिए उन्हें सहायता चाहिए थी। सहायता के लिए वो कहाँ गए, सहायता के लिए मीर कासिम जाते हैं अवध के नवाब के पास, अवध के नवाब। और उस समय जो अवध के नवाब थे वो थे शुजा-उद-दौला, ठीक है। शुजा-उद-दौला बंगाल के नवाब थे। मीर कासिम सहायता के लिए शुजा-उद-दौला के पास जाते हैं। अब क्या होता है कि जिस समय मीर कासिम शुजा-उद-दौला के पास गए हैं मदद के लिए, उसी दौरान जो मुग़ल बादशाह हैं वो अवध में ही मौजूद होते हैं। अब उस समय मुग़ल बादशाह कौन थे, मुग़ल बादशाह उस समय पर थे हमारे शाह आलम,
शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह थे। जिस समय मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिलने गया, उस समय पर वहाँ पर शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह मौजूद थे। और क्या हुआ, यहाँ पर मीर कासिम ने जो भी घटना घटित हुई इसके साथ इस बारे में इनको बताया कि बंगाल में ऐसी हालत हो चुकी है, मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव का पूरी तरह से कठपुतली है, पूरी तरह से बंगाल को लूट रहे हैं अंग्रेज। और मैं जब बंगाल का नवाब बना तो मैंने ये चीज़ें कुछ बदलाव किए जिससे कि अंग्रेज़ों ने मुझे मेरे पद से हटा दिया, और अब मैं बदला चाहता हूँ, कृपया आप लोग मेरा साथ दें इसमें। ठीक है, इसने ये पूरी घटना इन लोगों से कही। अब इन लोगों ने मिल करके एक त्रिकूट नीति बनाई, इसे हम कहते हैं त्रिकूट नीति। बक्सर के युद्ध के लिए त्रिकूट नीति अपनाई थी मीर कासिम ने। एक तरफ तो ये थे और इसका नेतृत्व कर रहे थे ये तीनों लोग। ठीक है, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात की खबर हो जाती है कि मीर कासिम युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जब इस बात का खबर हो गई, पता चल गया, तो ये भी युद्ध की तैयारी करने लगे और इन्होंने भी अपनी सेना तैयार कर ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। अब इन्होंने की पूरी युद्ध की तैयारी। ठीक है, इस बार कोई षड्यंत्र नहीं था, साफ साफ युद्ध हुआ था। इधर से इनकी पूरी सेना थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इनकी पूरी सेना थी। एक बात आप याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे हैं हेक्टर मुनरो कर रहे हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव इस दौरान भारत में नहीं थे, वो ब्रिटेन गए हुए थे। ठीक है, अब ये युद्ध होता है 2 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, युद्ध होता है बक्सर में, यहाँ लिख देते हैं 2 अक्टूबर 1764 को युद्ध होता है बक्सर नाम की जगह पर। और इस युद्ध में हार हो जाती है मीर कासिम की और फिर से एक बार विजयी हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बक्सर के युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, प्लासी के युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विजय हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब जब इनकी विजय हुई, इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब क्या होता है कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनको कुछ भुगतान करना पड़ा इस युद्ध के लिए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर धन का खर्चा भी होता है, सेनापति यहाँ से जाते हैं। ठीक है, काफ़ी नुकसान होता है, तो इनकी भरपाई करनी थी। अगर ये भरपाई करेंगे तब तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा, भरपाई नहीं करेंगे तो इन्हें भी फिर सज़ा दी जाएगी, मारा जाएगा या बंदी बनाया जाएगा। तो अब इसी के साथ ये युद्ध हो जाता है 1764 में और जीत जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं भारत। जब रॉबर्ट क्लाइव भारत वापस आते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। अब आते हैं 1765 में रॉबर्ट क्लाइव भारत वापस। और जब रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं तब एक संधि होती है इलाहाबाद में। 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद संधि। ठीक है, इस संधि में क्या होता है कि जो अवध के नवाब हैं और शाह आलम द्वितीय है, इन्हें कुछ भरपाई करनी पड़ती है। ये इस संधि के दौरान कुछ पैसों का भुगतान करते हैं। इसके अलावा जो मुग़ल बादशाह हैं उन्हें अपना कुछ क्षेत्र देना पड़ता है अंग्रेज़ों को। इसके अलावा जो अवध के नवाब हैं, अवध के नवाब को अवध का कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इलाहाबाद और कड़ा, ये जो क्षेत्र है अवध का, ये क्षेत्र ये क्या करते हैं, अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। ठीक है, और कुछ पैसों का भुगतान भी शाह आलम द्वितीय को और अवध के नवाब को इलाहाबाद संधि के दौरान करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये युद्ध हुआ समाप्त, बक्सर का युद्ध, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और रॉबर्ट क्लाइव 1765 में वापस आए और उन्होंने एक इलाहाबाद संधि की। इस संधि में शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने इसके लिए माफ़ी मांगी और कुछ पैसों का भुगतान किया, साथ में कुछ क्षेत्र इन्हें अपने देने पड़े अंग्रेज़ों को, और इसी के साथ बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, और इतना ही नहीं, जैसे जैसे अंग्रेज विजयी होते गए उनका भारत में वर्चस्व भी बढ़ता चला गया। ठीक है,
क्योंकि वो ताकतवर थे। अब सभी लोग डरने लगे थे युद्ध से और धीरे धीरे यहाँ पर वो अपना कब्जा करते गए, कोठियाँ स्थापित करते गए और अपना यहाँ पर आतंक जमाते चले गए। ठीक है, इसी के साथ अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया, शासन किया था, आपको मालूम होगा। ठीक है, इसके बाद ये सारे युद्ध चलते रहे। जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, उन्होंने, याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में द्वैध शासन की नीति चलाई थी। द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन की नीति क्या होती है? जब दो सत्ता एक साथ सत्ता का संचालन करती है, उसे कहते हैं द्वैध शासन। ठीक है, अब द्वैध शासन में क्या हुआ कि जो प्रशासन का काम था, ये प्रशासन का काम दे दिया गया बंगाल के नवाब को। बंगाल के नवाब के हाथ में दे दिया गया कि आप प्रशासन को संभालिए। ठीक है, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया राजस्व वसूली का कार्य। राजस्व वसूली करना, कर लेना। ठीक है, इस टाइप के जो काम थे ये आ गए ईस्ट इंडिया के हाथ में, राजस्व वसूली, और जो प्रशासन था वो अब बंगाल के नवाब चलाएंगे। इस तरह से द्वैध शासन चलाया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इस बक्सर के युद्ध के बाद से ही, ठीक है, ये अपना लिया गया। इसके बाद द्वैध शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स जब बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स जब आए तब इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था भारत से। ठीक है, याद रहेगा आपको। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे और इन्होंने इसे समाप्त किया था। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी होती है समाप्त। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और ज़रूर अपना क्वेश्चन, अपना डाउट लिख करके पूछिए। ठीक है, आज हमने पढ़ लिया है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, साथ में हमने ये जाना कि द्वैध शासन क्या होता है और किसने चलाया था और किसने ख़त्म किया। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चलाया गया था, लाया गया था द्वैध शासन, और फिर जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में आए थे तब इनके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था 1772 में। ठीक है, लगभग 200 साल तक अंग्रेज यहाँ पर शासन करते रहे और इसके बाद जाकर के 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 1947 में हमें पूरी तरह से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 1947 से पहले भी भारत के लोगों ने अपने आप को आज़ाद करने के लिए एक युद्ध छेड़ दिया था, जिसे हम कहते हैं 1857 का युद्ध। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के बाद से हम आज़ादी की ओर बढ़ने लगे और भारतीय लोग जो है ये लोग कोशिश करने लगे कि हम आज़ाद हो जाएं। ठीक है, यहीं से इनका अंग्रेज़ों का जो शासन है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगा। ठीक है, इनका जो हस्तक्षेप था धीरे धीरे कम होने लगा और 1947 तक जाकर के हमें आज़ादी मिल गई। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे 1857 का विद्रोह क्या था, क्यों हुआ था और कौन कौन इसमें शामिल थे, या इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो 1857 की जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से। धन्यवाद।